तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के अजैविक घटक, एबायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। अपन ने इकोसिस्टम के जैविक घटक पढ़ लिए और उसके बाद इकोसिस्टम के अजैविक जो घटक है आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा, इसलिए आप एकाग्रता से देखें और सुनें। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जेट के जो विद्यार्थी हैं जो इस साल 2020 में जेट एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी स्टूडेंटों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों के मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, सर जेट का एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो ऐसे जो बालक है वो नेगेटिव विचारों से दूर रहें, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें, क्योंकि अगर आप लोग मानसिकता ही इस तरह की बना लेंगे कि जेट का एग्जाम होगा ही नहीं, तो आप जेट एग्जाम की तैयारी कर ही नहीं पाओगे। तो आप लोग पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखें। जेट एग्जाम होगा, हो सकता है 10 दिन 20 दिन लेट हो जाए, लेकिन होगा, ठीक। और लेट होगा तो आपके पास अच्छा मौका है कि आप और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स है जो इस तरह की विचारधारा रख रहे हैं कि जेट एग्जाम होने की संभावना नहीं है, तो ऐसे बच्चे जो है अपना विचार बदलें और इस तरह की भ्रांतियां नहीं फैलाएं कि जेट का एग्जाम नहीं होगा, ठीक। तो अपन स्टार्ट करते हैं एबायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। तो यहां पर देखो अपन इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर 1 प्रकाश। पहला प्रकाश, दूसरा तापमान, नंबर 3 मृदा और नंबर 4 पर पढ़ेंगे अपन जल। तो देखो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे प्रकाश। तो प्रकाश एक जटिल भौतिक वातावरणीय कारक है, जटिल भौतिक वातावरणीय कारक है। प्रकाश को मापने वाला जो उपकरण है वह है फोटोमीटर। प्रकाश को फोटोमीटर या लक्स मीटर से मापा जाता है। प्रकाश को फोटोमीटर या लक्स मीटर से मापा जाता है, ठीक। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। यानी प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। अब देखो प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, तो इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को अपन देखें कि इसमें जैसे गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, दृश्य, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये पूरा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, ठीक। इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अगर अपन बाएं से दाएं ओर चलते हैं, तो बाएं से दाएं ओर चलने पर तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता है, लैम्डा बढ़ेगा, और ऊर्जा का जो मान है वो कम होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो गामा रेज है, तरंगे जो है, इनके पास जो एनर्जी है वो सबसे अधिक होती है, और जो इधर रेडियो तरंगे हैं उनके पास एनर्जी सबसे कम होगी। क्योंकि जैसे जैसे अपन बाएं से दाएं ओर चलेंगे, जिसके अंदर लैम्डा बढ़ेगा और ऊर्जा घटेगी। अब इसको आप लोग याद रखने के लिए ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? देखो ये है गामा, तो जी एक्स पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी। तो इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि जी एक्स पराबैंगनी
IM रेडियो। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। जी का मतलब गामा, एक्स एक्सरे, परे यानी कि पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट दे दृश्य किरणें, और IM, आई का मतलब इंफ्रारेड और M का मतलब माइक्रोवेव, रेडियो रेडियोधर्मी। ठीक, अब ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में ये है दृश्य प्रकाश। ये दृश्य प्रकाश है, इस दृश्य प्रकाश में पूरे 7 रंग है, जिसको अपन V I B G Y और R, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये है आपका दृश्य प्रकाश। और इस दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य हैं ये होती है 400 से 700 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर होती है, और इसी को कहा जाता है पार। पार का पूरा नाम है फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। अपने कह सकते हैं कि ये जो प्रकाश का एक घटक है, दृश्य वाला जो भाग है, इसी की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। अब अपन ये जो अल्ट्रावायलेट है, इन अल्ट्रावायलेट विकिरणों को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अल्ट्रावायलेट C, एक है अल्ट्रावायलेट B और एक है अल्ट्रावायलेट A। अल्ट्रावायलेट C की तरंगदैर्घ्य होती है 100 से 280 नैनोमीटर, B की तरंगदैर्घ्य होती है 280 से 320 नैनोमीटर, और अल्ट्रावायलेट A की तरंगदैर्घ्य होती है 320 से 400 नैनोमीटर। ठीक, तो अपन ने यहाँ पर देखा कि जो प्रकाश है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, और इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अगर अपन बाएं से दाएं हो जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है और एनर्जी घटेगी। दृश्य जो प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य होती है 400 से 700 नैनोमीटर, और इसी को अपन प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण बोलते हैं। इसके पहले अल्ट्रावायलेट जो है इनकी तरंगदैर्घ्य से कम है, लेकिन एनर्जी इनके पास ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा है। अल्ट्रावायलेट को अपने 3 कैटेगरी में बांटा, अल्ट्रावायलेट C, अल्ट्रावायलेट B, अल्ट्रावायलेट A, और ये इनकी तरंगदैर्घ्य है। ठीक, अब इसके बाद अपन देखें, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें। नेक्स्ट पॉइंट देखें अपन, प्रकाशिक नियतांक। प्रकाशिक नियतांक, तो देखो प्रकाशिक नियतांक क्या होता है कि जब प्रकाश वातावरण में प्रवेश करता है, सूर्य से आने वाला प्रकाश जब वातावरण में प्रवेश करता है, तो वातावरण में प्रवेश करने से पूर्व उसकी एक वैल्यू होती है, और उस वैल्यू को कहा जाता है प्रकाशिक नियतांक। इस प्रकाशिक नियतांक की वैल्यू है वो है 2 कैलोरी सेंटीमीटर इनवर्स टू मिनट इनवर्स टू। ये प्रकाशिक नियतांक की वैल्यू है। प्रकाशिक नियतांक क्या है कि जैसे अपनी माने कि ये है अपनी पृथ्वी, और ये पृथ्वी के चारों ओर है वातावरण। ठीक, ये है सूर्य। इस सूर्य से जो प्रकाश किरणें आती है तो वातावरण में प्रवेश करनी है, वातावरण है, इस वातावरण में प्रवेश करने से पहले इसके पास एक जो ऊर्जा है वो ऊर्जा प्रकाशिक नियतांक कहलाती है। उसका मान है 2 कैलोरी सेंटीमीटर इनवर्स टू मिनट इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें देखें अपन अल्बिडो वैल्यू। अल्बिडो वैल्यू, अल्बिडो वैल्यू क्या है? जब प्रकाश किरणें
पृथ्वी पर पहुंचती है तो पृथ्वी से टकरा करके वापस जाती है, वापस परावर्तित होती है। तो ये जो घटना है, पृथ्वी से टकरा करके वापस परावर्तित होने की घटना है, ये कहलाती है अल्बिडो प्रभाव। ये जो अल्बिडो प्रभाव है, इसमें बर्फ की जो सतह है, बर्फ की जो सतह होती है, उसके लिए अल्बिडो वैल्यू का मान होता है 80%। यानी कि जब बर्फ की सतह से प्रकाश किरणें टकराती है तो 80% प्रकाश किरणों का क्या हो जाता है, वापस परावर्तित हो जाती है, वापस लौट जाती है। ऐसे अगर अपन रेत के लिए अल्बिडो वैल्यू निकालेंगे तो ये आती है 20 से 30%। और ऐसे अपन वनों के लिए निकालें तो वनों के लिए इसकी वैल्यू आती है 5 से 10%। ठीक, तो ये है अल्बिडो वैल्यू। अल्बिडो वैल्यू का मतलब होता है कि जब ये सौर किरणें यहाँ पर आएगी पृथ्वी सतह पर और यहाँ से टकरा करके वापस परावर्तित होगी तो ये घटना अल्बिडो प्रभाव कहलाती है। अब अपन ने देखा बर्फ की सतह की अल्बिडो वैल्यू होती है 80%, रेत की सतह पर होती है 20 से 30 और वनों में 5 से 10% अल्बिडो वैल्यू होती है। इसके बाद देखो अपन ने लास्ट जो वीडियो पढ़ा था उसमें भी देखा था, उसके पहले वाले में भी देखा था कि इस पूरी प्रकृति में जितने भी इकोसिस्टम है तो सभी इकोसिस्टम के लिए ऊर्जा का एकमात्र जो स्रोत है वह है सूर्य। ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य। ठीक, इस प्रकृति में जितने भी इकोसिस्टम हैं सभी इकोसिस्टम के लिए ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। सेकंड पॉइंट देखें अपन इसमें कि जो आपतित सौर विकिरण है, आपतित सौर विकिरण, इसको बोलते हैं ISR। आपतित सौर विकिरण का 50% से भी कम भाग, ये जो सौर विकिरण आ रही है तो आपतित सौर विकिरणों का 50% से भी कम भाग पार होता है, से भी कम भाग पार है। अभी अपन ने देखा था कि जो दृश्य प्रकाश है वही पार कहलाता है। तो टोटल जो प्रकाश किरणें आ रही है उनमें से 50% से भी कम भाग क्या होता है, पार होता है। और इस पार का 2 से 10% भाग ही, ध्यान से समझे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इस पार का 2 से 10% भाग ही प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। और ये जो 2 से 10% भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, वही इस पूरी जो इकोसिस्टम है, प्रकृति है, इसमें खाद्य स्रोत है। क्योंकि यही प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी और उसी रासायनिक ऊर्जा को उपभोक्ता काम में लेगी। ठीक, तो अपन ने यहाँ पर ये जो प्रकाश पढ़ा, इसमें तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रकाश का मापन फोटोमीटर से या लक्स मीटर के द्वारा करते हैं। ठीक, और प्रकाश में जो दृश्य वाला घटक है उसकी जो तरंगदैर्घ्य प्रकाश है वह 400 से 700 नैनोमीटर, इसको अपन फार बोलते हैं, क्योंकि यही प्रकाश है जो प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाएगा। उसके बाद अपने प्रकाशिक नियतांक और अल्बिडो वैल्यू देखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने दूसरा जो एबायोटिक फैक्टर है वो आता है तापमान। प्रकाश कंप्लीट हो गया। नंबर 2 तापमान। तो दूसरा जो घटक है अपने पास वो है तापमान। टेम्परेचर। ठीक, हाँ जी, सबसे पहले
तो अपन यही डिस्कस करेंगे कि तापमान को किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये तो आपको ही पता होगा, थर्मामीटर का नाम सुना है? थर्मामीटर के द्वारा ताप का मापन करते हैं, लेकिन जल के अंदर ताप का जो मापन है, जैसे जल है उसके टेम्परेचर को मापना है तो थर्मिस्टर के द्वारा मापते हैं। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि थर्मामीटर के द्वारा ताप का मापन करेंगे, लेकिन जल में ताप का मापन किससे करते हैं? ये थर्मिस्टर से करते हैं। जल में ताप का मापन किससे करेंगे? थर्मिस्टर से। ठीक, अब देखो तापमान जो है ये जंतुओं की आकारिकी को प्रभावित करता है। जंतुओं की जो आकारिकी है, शरीर का जो आकार है उसको प्रभावित करता है। और जंतुओं की आकारिकी को कैसे प्रभावित करता है, इसके लिए अपन वैज्ञानिकों के कुछ नियम है वो पढ़ेंगे। पहला अपन नियम यहां पर डिस्कस करेंगे, बर्गमान का नियम। बर्गमान का नियम समझा? तो क्वेश्चन आता है यहां से, बर्गमान का नियम क्या कहता है? बर्गमान का नियम में कहता है कि ऐसे पक्षी और स्तनधारी जो ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं उनके शरीर का आकार अधिक होता है। दोबारा सुनो, ऐसे पक्षी व स्तनधारी जो कहां पर रहते हैं? ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, ठंडे क्षेत्रों में रहेंगे, उनके शरीर का आकार जो है वो क्या होता है? अधिक होता है, बड़ा आकार। और जो गर्म क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे पक्षी स्तनधारी जो गर्म क्षेत्रों में रहेंगे, तो गर्म क्षेत्रों में उनके शरीर का जो आकार है वो छोटा होता है। ये कहा बर्गमान। दूसरा नियम अपन यहां पर देखते हैं, एलेन का नियम। किसका नियम? एलेन का नियम। एलेन ने क्या कहा? एलेन ने कहा कि ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले, ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले स्तनधारी है, उनके पाद और कर्ण, उनके पाद और कर्ण क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इन्होंने कहा कि ठंडे क्षेत्रों में स्तनधारियों के कर्ण व पाद क्या होते हैं? छोटे होते हैं। क्यों? ताकि ऊष्मा की जो हानि है वो कम से कम हो। इन ऊष्मा की हानि कम से कम हो, इसलिए उनके कर्ण और पाद क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो ये दो नियम अपन यहां ध्यान रखेंगे, बर्गमान का नियम और एलेन का नियम। बर्गमान ने क्या कहा कि पक्षी और स्तनधारी जो ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं उनके शरीर का आकार ज्यादा बड़ा होता है और गर्म क्षेत्रों में रहने वालों का आकार छोटा होता है। एलेन का नियम कहता है कि ठंडे क्षेत्रों में स्तनधारी कर्ण और पाद क्या होते हैं? छोटे आकार के होते हैं, ताकि ऊष्मा की हानि क्या हो? कम हो। ठीक, तो ये दो नियम अपने यहां पर देखे तापमान के से रिलेटेड। अब अपन यहां पर पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नंबर 1 अपन ये देखें कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र का मतलब जैसे ये ग्लोब है, तो ये तो उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और आपको याद है बीच में मध्य में भूमध्य रेखा है जिसको अपन विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो सबसे अधिक जो तापमान है वो भूमध्य रेखा पर ही होगा। भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर चले अपन या नीचे की ओर चले, दोनों ओर टेम्परेचर में गिरावट आएगी। तो ये जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यहां पर बर्फ जमे हुए हैं।
इसको तो बोलते हैं अपना आर्कटिक क्षेत्र और इसको बोलते हैं एंटार्कटिक क्षेत्र। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक क्षेत्र है और दक्षिण ध्रुव क्या है, एंटार्कटिक क्षेत्र। तो अपन बात कर रहे हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत छोटे जीव बहुत कम मिलते हैं, समझे। ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत छोटे जंतु बहुत कम ही मिलते हैं, क्योंकि छोटे जंतुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल उनके आयतन की तुलना में ज्यादा होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा तो वो अपने शरीर के जो उष्मा हानि है वो ज्यादा करेंगे, और उष्मा हानि ज्यादा करेंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो आप ध्यान रखें कि ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत छोटे जंतु बहुत कम ही मिलते हैं, क्योंकि उनके शरीर का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए उनकी उष्मा हानि ज्यादा होती है। पॉइंट नंबर 2 देखें अपन। पॉइंट नंबर 2 ये देखें अपन कि जैसे भूमध्य रेखा से अपन ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो टेम्परेचर में कमी आएगी, समझे। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान में गिरावट आएगी, और अगर अपन मैदानी क्षेत्रों से हिल स्टेशन पर जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों से अगर अपन हिल स्टेशन पर जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, तो भी गिरावट आएगी तापमान में। और यही कारण है कि जैसे अभी राजस्थान में गर्मी है, सपोज अपन तो बूंदी की बात कर लेते हैं जहां बहुत गर्मी है। अगर अपन यहां से राजस्थान के ही माउंट आबू में चले जाते हैं तो वहां पर अपन को अपेक्षाकृत ठंड महसूस होगी, टेम्परेचर में कमी महसूस होगी, उसका कारण ऊंचे। या फिर अपन देखें जैसे शिमला मनाली जैसे क्षेत्रों में चले गए तो वहां पर भी इस समय अपन को यहां से कम टेम्परेचर मिलेगा, और उसका कारण क्या है, ऊंचे। ठीक, तो सेकंड पॉइंट क्लियर है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो भी तापमान में गिरावट आती है, और मैदानी क्षेत्रों से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो भी तापमान में गिरावट आती है। नंबर 3, टेम्परेचर में अपन विभिन्नता देखें कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहां पर टेम्परेचर 0 और 0 से कम तक संभव है, और एक तरफ अपन देखते हैं कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, वहां पर गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे भी अधिक हो जाता है। तो ये है तापमान के अंदर विभिन्नता कि अलग अलग जगहों पर तापमान में कितना अंतर होता है। पॉइंट नंबर 4 पर देखें कि जैसे जर्मनी, कनाडा जैसे शीतोष्ण जलवायु वाले जो क्षेत्र है उनमें आम के वृक्ष नहीं मिलते हैं और नहीं मिल सकते। इसी प्रकार हिम चीते जो है, हिम चीते कभी भी आपको केरल के जंगलों में नहीं मिल सकते। ठीक, दोनों पॉइंट क्लियर हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें कि ऐसे जंतु जो तापमान की अधिक परास को सहन कर सकते हैं, उच्च तापमान तक को सहन कर सकते हैं, वो कहलाते हैं यूरी थर्मल प्राणी, जो तापमान के उच्च परास को सहन कर सकते हैं। और ऐसे प्राणी जो केवल कम तापरास को ही सहन कर सकते हैं उनको बोलते हैं अपन स्टेनो थर्मल प्राणी। ठीक, इसके अलावा देखो कि जो ध्रुवीय समुद्र है उनमें सील जैसे स्तनधारी पाए जाते हैं, और ये जो सील है, अब ध्रुवीय क्षेत्र है तो वहां बर्फ है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो उनमें त्वचा के नीचे वसा का एक मोटा स्तर पाया जाता है, ब्लबबर जिसे कहा जाता है, और ये वसा का मोटा स्तर इनकी उष्मा हानि को रोकने का कार्य करता है। ठीक, तो सील जैसे स्तनधारी जो ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलते हैं, बहुत अधिक ठंडे क्षेत्रों में मिलते हैं, तो इनके अंदर उष्मा हानि को रोकने का काम कौन करता है, इनकी त्वचा के नीचे मिलने वाली वसा की लेयर है, जो परत है, वो करती है। इसके अलावा अपन देखें कि जो कई मरुद्भिद पादप है, तो मरुद्भिद पादप की जो पत्तियां होती है, तो पत्तियों की ऊपरी सतह पर
क्यूटिकल का एक मोटा आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। इसके अलावा वाष्प को उत्सर्जन को कम करने के लिए उनमें रंध्र धसे हुए होते हैं, गर्तीय रंध्र पाए जाते हैं। उनमें रंध्र जो होते हैं वो दिन के समय बंद रहते हैं, रात के समय वो खोलते हैं। इसके अलावा उनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए CAM चक्र पाया जाता है। तो ये सब अनुकूलन हैं जो पौधों ने अपने लिए स्थापित कर लिए हैं। इसके अलावा जो नागफनी है, तो नागफनी के अंदर अपन देखते हैं कि इसकी जो पत्तियां होती है वो कांटों में बदल जाती है और इसका तना जो होता है वो पत्तियों की तरह चपटा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक, तो ये कुछ बातें थी जो टेम्परेचर के द्वारा निर्धारित है। अब अपन देखें दशानुकूलन, तापमान में अगला टॉपिक आता है दशानुकूलन। देखिए अगला टॉपिक है अपना दशानुकूलन। सब लेंगे ध्यान से। दशानुकूलन क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है दशानुकूलन। दशानुकूलन का मतलब जब भी कोई जीव नए वातावरण में स्थापित होता है, कोई जीव नए वातावरण में जाता है तो नए वातावरण में जाने पर उसमें धीरे धीरे क्रियात्मक अनुकूलन स्थापित हो जाते हैं, यानी वहां के अनुसार उसमें धीरे धीरे अनुकूलन स्थापित होना शुरू हो जाते हैं। तो नए वातावरण में धीरे धीरे जो क्रियात्मक अनुकूलन स्थापित होते हैं वही है दशानुकूलन। अब जैसे अपन यूं कहें कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ वातावरण जो कारक है वो जंतुओं की सहनशीलता से भी अधिक बढ़ जाते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि जैसे टेम्परेचर है, अब एक लिमिट तक जंतु इसको सहन कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ता ही जाए तो फिर क्या होगा, या तो उस क्षेत्र को छोड़ के चले जाएंगे या फिर नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसे अगर जैसे मान लो टेम्परेचर समुद्रों का पानी ठंडा होता जा रहा है, एक निश्चित सीमा तक उसको सहन करते हैं। अगर उससे भी ज्यादा ठंडा हुआ तो फिर वो प्राणी जो है उस क्षेत्र से चले जाते हैं। तो अपने कह सकते हैं जब भी कोई कारक जब सहनशीलता से अधिक हो जाता है तो वहां पर जंतु या तो विराम अवस्था में आ जाते हैं या उस क्षेत्र को छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक, इसमें भी अपन कुछ पॉइंट देखें। उदाहरण के तौर पर जैसे एंटी फ्रीज प्रोटीन, ये एंटी फ्रीज प्रोटीन जो है ये अंटार्कटिका में मछलियों को सक्रिय बनाए रखती है। अंटार्कटिका में मछलियों को सक्रिय बनाए रखती है। ठीक, सेकंड पॉइंट अपन देखें कि कुछ जो पादप होते हैं, मरुस्थलीय पादप, मरुद्भिदीय पादप, उनमें प्रासरण दाब और जल विभव को बनाए रखने के लिए उनकी कोशिकाओं के अंदर प्रोलीन एमिनो एसिड पाया जाता है। प्रासरण दाब व जल विभव को बनाए रखने के लिए कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? प्रोलीन एमिनो एसिड। प्रोलीन एमिनो एसिड पाया जाता है। ठीक, नंबर 3, उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में, उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में कंगारू चूहे जो होते हैं वो अपनी जल की पूर्ति आंतरिक वसा के विघटन से करते हैं।
यानी पर ये कह सकते हैं कि जब उन चूहों को जल के कोई स्रोत नहीं मिलते हैं, जब जल के बाह्य स्रोत वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो वो उत्तरी अमेरिका के जो मरुस्थल है वहां पर मिलने वाले चूहे हैं, कंगारू चूहे, तो वो कंगारू चूहे जल की पूर्ति किससे करते हैं? आंतरिक वसा के विघटन से। तो कंगारू चूहे जो है ये वसा के अपघटन से जल की पूर्ति करते हैं, लेकिन ऐसा तब करते हैं जब उनको बाहर जल का कोई स्रोत नहीं मिलता है। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट अपन समझें कि जैसे तुंगता वाले क्षेत्र, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, तुंगता वाले क्षेत्रों में जाने पर तुंगता बीमारी के लक्षण प्रकट होते हैं। तुंगता वाले क्षेत्र में जाने पर तुंगता बीमारी के लक्षण प्रकट होते हैं। अब तुंगता बीमारी क्या है? इसके क्या लक्षण है? इसके लक्षण है थकान होना, मितली आना और हृदय स्पंदन की दर है उसका बढ़ जाना। होता क्या है कि जैसे जैसे अपन अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पर ऊंचे क्षेत्रों में जाने पर वातावरण दाब है उसमें गिरावट आती है, और ऐसे कम दाब वाले क्षेत्र में श्वसन की जो क्रिया होती है, ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन प्रॉपर अपन नहीं ले पाते हैं, इसलिए वहां पर थकान महसूस होती है। इसके अलावा हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है, वो है तुंगता बीमारी के लक्षण। और उसका कारण है कि ऊंचे क्षेत्रों में दाब में क्या होती है? कमी होती है। और ये मैंने खुद ने भी रियल लाइफ में भी इसको महसूस किया है। अभी लास्ट टाइम पर हम अरुणाचल प्रदेश घूमने गए थे, वहां पर एक बहुत अच्छी जगह है तवांग, और उसकी काफी ज्यादा ऊंचाई है, लगभग 2 से 3 दिन वहां तक पहुंचने में लगे थे बाई कार। तो वहां पर जब हम जैसे जैसे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में गए तो वहां पर हमने महसूस करा कि वास्तव में यहाँ सांस लेने में तकलीफ आ रही है, धड़कन जो है थोड़ी बढ़ी है, थकान सी महसूस हो रही है। तो उसका कारण यही था कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने पर दाब में कमी आती है और वहां पर थकान सी महसूस होती है, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है। लेकिन जैसे मान लो हिमालय के कई ऊंचे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कई जनजातियां रहती है, तो फिर उनके अंदर क्या है? अनुकूलन स्थापित हो जाते हैं। उनके अंदर आरबीसी की संख्या जो है वो मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले सामान्य लोग हैं उनकी तुलना में ज्यादा होती है। ठीक, तो ये कुछ अनुकूलन अपने देखे। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन देखें इसमें, तो देखो अभी अपन ने देखा कि जब वातावरण जो कारक है उनमें बदलाव होता है, वातावरण जो कारक है जैसे उनकी जंतुओं की सहनशीलता से भी अधिक वो हो जाते हैं, तो जंतु जो है उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं या फिर विराम अवस्था में रहते हैं। तो अपन से कुछ उदाहरण देखते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेशन। एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। इस माइग्रेशन में अपन पहला उदाहरण देखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस का। लॉन्ग डिस्टेंस देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये भूमध्य रेखा। तो देखो इसमें उदाहरण अपन देख रहे हैं आर्कटिक पक्षी है, आर्कटिक नाम भी सुना होगा आपने आर्कटिक का। ये क्या करता है? गर्मी के दिनों में, गर्मी में तो ये उत्तरी ध्रुव जो है वहां पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक, जैसे ही सर्दी आती है
तो ये चला जाता है अंटार्कटिका की ओर। जैसे बसंत ऋतु आती है तो ये वापस उड़ान भरता है और ये चला जाएगा उत्तरी ध्रुव। जैसे गर्मी शुरू होती है तो वापस उड़ान भर कहां चला गए, नॉर्थ पर। ये जो है आपने देखा कि ये जो आर्कटिक टर्न पक्षी है ये नॉर्मली कहां रहेगा, गर्मी के दिनों में उत्तरी ध्रुव पर रहता है घोंसला बना करके। जैसे सर्दी स्टार्ट होती है तो ये यहां से उड़ान भरता है उत्तरी ध्रुव से और ये उड़ान भरता है अंटार्कटिका की ओर। जैसे जैसे फिर बसंत ऋतु आना शुरू होती है तो फिर वापस यहां से कहां चला जाएगा, उत्तरी ध्रुव पर चला जाएगा। तो ये काफी लंबी दूरी तय करता है, इसलिए इसको लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन बोलेंगे अपन। ठीक, पक्षी में एक और उदाहरण मैं आपको बता दूं, साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो है वो भी इस तरह से माइग्रेशन दर्शाता है। दूसरा अपन देखें शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन। शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन में जैसे कि उदाहरण है कारिबो, एल्क और व्हेल। ये क्या करते हैं, ये स्तनधारी है, ये भी स्तनधारी है, ये भी स्तनधारी है, ये भी स्तनधारी है। ये बर्फीले क्षेत्रों में मिलते हैं, व्हेल जल में मिले। तो ये क्या करते हैं कि शीत ऋतु में जब बहुत अधिक ठंड बढ़ जाती है तो अपने भोजन की प्राप्ति के लिए गर्म क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो बहुत अधिक ठंड होने पर ये गर्म क्षेत्रों की ओर माइग्रेट हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस का माइग्रेशन है। एक अपन देखें पीरियोडिक माइग्रेशन। आपने लोक्विस्ट टिड्डी देखा होगा, राजस्थान में इस बार काफी नाम आया बार बार अखबार में टिड्डी का, जो कि अपने राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो ये जो टिड्डी है ये इसकी पूरी समष्टि भोजन की तलाश के अंदर माइग्रेट होती है, भोजन की तलाश में एक जगह से स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक, तो ये अपन ने 3 तरह का माइग्रेशन देखा, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस और पीरियोडिक माइग्रेशन। उदाहरण अगर आपसे पूछे जाते हैं कि माइग्रेट करने वाले जीव के उदाहरण क्या है, तो जैसे स्तनधारी में अगर उदाहरण की बात करते हैं अपन, तो स्तनधारी जो होते हैं जो तापीय प्रवाह दर्शाते हैं, तो इसमें अपन नाम ले सकते हैं कोरिबो, एल्क, व्हेल, साइबेरियन, आर्कटिक। सॉरी ये तो पक्षी है, लेकिन जैसे कारिबो है, एल्क है, व्हेल, स्तनधारी है। और पक्षी जब अपन बात करेंगे तो पक्षियों में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे आर्कटिक टर्न है, साइबेरियन क्रेन है। और जब जैसे फिशेस की बात करें, मछली की बात करें, तो मछलियों में साल्मन फिश। ठीक, तो ये हैं अपने माइग्रेशन, प्रवास। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना इसमें तापमान में, वो आता है देखो अजीवीय कारकों के प्रति अन्योन्य क्रिया। अजीवीय कारकों के प्रति अन्योन्य क्रिया। अजीवीय कारकों के प्रति अन्योन्य क्रियाओं में अपन देखें, इसको एक ग्राफ से समझते हैं। एक्सटर्नल लेवल और इधर लेते हैं पर इंटरनल लेवल। ठीक, एक्सटर्नल लेवल का मतलब वातावरण का तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा उसके अनुसार
जंतुओं के शरीर का जो तापमान है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो यहां पर अपने 3 ग्राफ बनाए हैं। इस वाले ग्राफ को अगर अपन देखें तो देखो एक्सटर्नल लेवल का मतलब हो गया बाहर का जो वातावरण है उसका टेम्परेचर बढ़ भी रहा है ना, तो भी यहां पर इंटरनल लेवल नियत है, कांस्टेंट है, यानी उनके शरीर का तापमान नियत है, नहीं बढ़ रहा होगा। बाहर का बढ़ रहा है, लेकिन जैसे अपन यूं कहें कि यहाँ पर वैल्यू 0 है, 0 वैल्यू पर भी जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ले लिया, यहाँ पर मैंने 10 कर दिया तो भी 40 रहेगा, 20 कर दिए तो भी 40 रहेगा, 30 कर दिए तो भी 40 रहेगा। यानी बाहर का तापमान तो बढ़ रहा है लेकिन शरीर के अंदर का तापमान नहीं बढ़ रहा। तो इस प्रकार के जो प्राणी हैं वो कहलाते हैं रेगुलेटर्स, नियततापी। नियततापी वो प्राणी होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरणीय ताप के अनुसार नहीं बदलता है, नियत रहता है। इसमें अपन उदाहरण में देखते हैं पक्षी व स्तनधारी। उदाहरण क्या है? पक्षी और स्तनधारी। इस वाले ग्राफ को देखो, ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये समानुपाती ग्राफ आ रहा है। इधर वाली वैल्यू बढ़ रही है तो इधर वाली भी बढ़ रही है, तो दोनों बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब वातावरण का तापमान बढ़ेगा तो उनके शरीर का तापमान भी बढ़ेगा। ये अनियत तापमान को बोले कन्फर्मर्स, अनियत तापमान। इनके शरीर का जो तापमान है ये बाहर के तापमान के अनुसार नियत नहीं है, बदलेगा। ठीक, इसके हम उदाहरण देखें कि 99% तो प्राणी वह लगभग सभी इस प्रकार के होते हैं। ठीक, और एक इस वाली कैटेगरी को देखें आपको, इनको अपन बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स, आंशिक नियततापी। कुछ समय तक ये अनियततापी की तरह व्यवहार करते हैं और उसके बाद ये नियततापी बन जाते हैं। ठीक, तो ये वातावरणीय कारकों के साथ जो क्रिया करते हैं उसके आधार पर अपन ने इनको 3 भागों में डिवाइड करा है। कन्फर्मर्स, एक रेगुलेटर्स और एक पार्शियल रेगुलेटर्स। तो ये हो गया आपके अजैविक कारकों के प्रति अन्योन्य क्रिया। आज नेक्स्ट जो अपना अजैविक कारक है वह है मृदा। पहले अपन ने नंबर 1 पर प्रकाश पढ़ा, नंबर 2 पर तापमान और नंबर 3 मृदा। गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए ठंडा पानी पीने चला गया था। वापस स्टार्ट करते हैं अपन मृदा। आज सबसे पहले अपन मृदा की डेफिनेशन समझते हैं। मृदा क्या है? तो मृदा है भूमि की सबसे ऊपरी परत, भूमि सबसे ऊपरी परत। ठीक, अब मृदा का निर्माण किससे होता है? तो चट्टानों के अक्षय से मृदा का निर्माण होता है। चट्टानों के अक्षय से मृदा का निर्माण होता है। मृदा जो है इसमें जैविक और अजैविक पदार्थ होते हैं, यानी मृदा जो है ये जैविक और अजैविक पदार्थों का मिश्रण है। जैविक व अजैविक पदार्थों का मिश्रण। क्लियर है? देखो 3 बातें लिखी मैंने यहां पर। मृदा भूमि की सबसे ऊपरी परत है, मृदा का निर्माण होता है चट्टानों के अक्षय से, और मृदा जो है इसमें जैविक और अजैविक पदार्थ होते हैं। अब मृदा का संगठन देखें अपन,
अगर मृदा का संगठन देखें तो मृदा के संगठन में 45% मिनरल्स होते हैं। 45% पार्ट क्या है? मिनरल्स। 25% पार्ट है वाटर कल्चर। 25% पार्ट जो है वह है एयर, और बचा 5% भाग। 5% जो भाग है ये है ऑर्गेनिक, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों भाग होते हैं। ठीक, तो अपन यहां पर देखें कि मृदा जो है उसके संगठन में 45% तो भाग है मिनरल्स का यानी खनिज लवणों का, 25% जल, 25% वायु और 5% कार्बनिक। अब देखो अगला जो पॉइंट है उसमें अपने देखें कि मृदा निर्माण जब होता है तो ये बहुत स्लो प्रक्रिया है। मृदा का निर्माण 1 इंच मृदा निर्माण में बताओ कितना समय लगता है? जिसको याद है, जिसको याद है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, है ना। मेरे को पता है किस किस को पहले से याद है। तो 1 इंच मृदा के निर्माण में 500 से 1000 वर्ष का समय लग जाता है। 1 इंच मृदा निर्माण में 500 से 1000 वर्ष का समय लग जाता है। ठीक, अब दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना लगती है, इसलिए सब ध्यान पूर्वक सुनेंगे और इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में वही आएंगे जो मैं कहूं। ठीक है ना। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मृदा निर्माण की प्रक्रिया। बताओ क्या कहलाती है? मृदा निर्माण की क्रिया कहलाती है पेडोजेनेसिस। ठीक, नेक्स्ट, मृदा का अध्ययन। बताओ, पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी या इडेपोलॉजी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों पॉइंट तो आप स्पेशली याद रखने हैं। मृदा निर्माण की क्रिया क्या कहलाएगी? पेडोजेनेसिस। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी और इडेपोलॉजी कहलाता है। ठीक, ऐसे बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं रेगुलर, जिनको पसंद आ जाता है वो लाइक भी कर दिया करो, ताकि मेरे को भी लगे कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है ना। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है आपको समझ में ही नहीं आ रहा। तो देखने के बाद उसको लाइक बटन पर क्लिक जरूर कर दिया करो, ताकि मेरे को लगे कि आपके समझ में आ रहा है। और आपको अगर ऐसा लगे कि समझ में आ रहा है, फिर मैं हो सकता है वो अच्छी तरह से आपको पढ़ाऊँ और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक, अब अपन यहां पर डिस्कस करेंगे मिनरल्स को, मिनरल्स के बाद फिर सोइल के ऑर्गेनिक भाग को, और फिर पढ़ेंगे अपन सोइल की प्रोफाइल। तो सबसे पहले अपन यहां डिस्कस करने वाले हैं मिनरल्स वाला भाग। देखो, मिनरल्स ऑफ सोइल, मिनरल्स पार्ट ऑफ सोइल। अपन देखें कि जो मृदा है उसका निर्माण होता है चट्टानों के अवशेष से। मृदा का निर्माण किससे होता है? चट्टानों के अवशेष से। अवशेष का मतलब चट्टानों के टूटने से।
अब वो जो मृदा कण है, उन मृदा कणों की साइज के आधार पर अपन यहां पर मृदा के कुछ प्रकार पढ़ने वाले हैं। अब वो प्रकार किसके आधार पर है? मृदा कणों की साइज के आधार पर। तो यहां एक तरफ तो लिख रहा हूं मैं टाइप ऑफ सोइल, यानी कि मृदा का प्रकार। इधर लिख रहा हूं मैं मृदा कणों की साइज, साइज ऑफ सोइल पार्टिकल्स। देखो छोटे कणों से शुरुआत करेंगे पर, तो जिनको याद है वो बताएंगे। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले क्ले सोइल की, जिसको चिकनी मृदा या मृत्तिका कहते हैं। कितने बच्चे जानते हैं कि इस क्ले सोइल के जो मृदा कण हैं उनकी साइज क्या होती है? ये जेड में आया हुआ क्वेश्चन भी है। बताओ कितने बच्चों को याद है? जिसको याद है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। यहां तो मैं बता रहा हूं और इसको ट्रिक से बताऊंगा ताकि आप लंबे समय तक याद रखेंगे। इसमें कितने अक्षर है? 1 2 3 4। इधर जो आंसर आएगा उसमें भी 4 अक्षर आएंगे। लेस देन 0.002 mm, लेस देन 0.002 mm। 4 अक्षर हो गए, 1 2 3 4। एनी पॉइंट 0.002 mm से छोटे होते हैं इसके कण। याद रखिएगा, यही प्रश्न आता है अक्सर आपके एग्जाम में। नंबर 2 सीड डार्ट। अब कुछ नहीं करना, अब दिमाग लगाना कि इसी से मॉडिफाई करना है। अब जैसे जैसे अपन आगे मृदा के प्रकार पढ़ेंगे उनके कणों के साइज बढ़ना चाहिए। तो इसमें अपन लिखेंगे 0.002 mm से। अब कुछ नहीं करना, इसमें 1 कम कर दो, 2 है 1 0 डाल, हो गया। ये होगी सिल्ट सोइल। नंबर 3 फाइन सैंड। फाइन सैंड का मतलब है कि ये है बारीक और से कणों की साइज होती है 0.02 mm से 2 mm तक, हो गया। नंबर 4 कोरस सैंड। कोरस सैंड होती है मोटी बालू, और मोटी जो बालू है इसके कणों की साइज है 0.2 mm से 2 mm तक। नंबर 5 ग्रेवल या ग्रीड। ग्रेवल या ग्रीड जो है इसके कणों की साइज होती है 2 mm से 5 mm। और नंबर 6 कोरस ग्रेवल, इसके कणों की साइज होती है वो होती है 5 mm से अधिक। इसको अपन बोलते हैं बारीक बजरी, और उसको बोलते हैं मोटी बजरी। तो अगर एग्जाम की बात करें तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस सबसे ज्यादा संभावना रहती है फर्स्ट नंबर। क्ले सोइल जो है इसके कणों की साइज क्या होती है? ठीक, तो क्ले सोइल, क्ले में 4 अक्षर है तो इसका आंसर में 4 आएंगे, 1 2 3 4। लेस देन
0.002 mm, इससे छोटे कण होते हैं। अब अपन यहां पर अगला पॉइंट देखें। देखो सैंडी सॉइल, ठीक। एक अपन पढ़ेंगे लोम सॉइल, और एक पढ़ेंगे अपन सिल्ट सॉइल। सिल्ट सॉइल, सैंडी सॉइल जो है इसको कहते हैं बलुई मृदा। और जो बलुई मृदा होती है, इस बलुई मृदा में 85% होती है सैंड और 15% जो है उसमें क्ले या सिल्ट होता है, चिकनी मिट्टी होती है उसमें। लोम सॉइल की अगर अपन बात करें, जिसको अपन बोलते हैं दोमट मृदा, इसमें 50% सैंड और 50% क्ले या सिल्ट गाढ़ मृदा, इसमें 90% क्या होती है इसमें सिल्ट और 10% जो है इसमें सैंड, ठीक। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्या है कि फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मृदा कौन सी है। जो आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सुनो ध्यान से। एक तो भी मैंने बताया था कि क्ले सोइल जो है उसके मृदा कणों की साइज क्या होती है, तो 4 0.002 mm से कम। दूसरा क्वेश्चन यहां से आपके आता है कि फसल के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है और क्यों है। तो फसल के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है दोमट। सबसे बेस्ट जो मृदा है उनसे मानी गई दोमट। उसका कारण सुनो, 3 कारण बताऊंगा मैं से। एक तो है उच्च जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो अधिक है, और एक है जड़ भेदन, आसानी से होता है, जड़ आसानी से गहराई में चली जाएगी, और एक है अच्छा वायु, उसके अंदर जो एयर है वो आसानी से पास होती रहती है। तो इन 3 कारणों से दोमट मृदा को सबसे उपयुक्त मृदा माना जाएगा, ठीक। और ये हो गया आपके मिनरल्स वाला पार्ट। अब अपन देखते हैं ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ सोइल। तो ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ सोइल यानी मृदा का जो कार्बनिक भाग है, तो ये मृदा का जो कार्बनिक भाग है ये ह्यूमस कहलाता है। मृदा का कार्बनिक भाग क्या कहलाता है, ह्यूमस। और ये जो कार्बनिक भाग है ये पादप और जंतुओं के मृत जो अवशेष होते हैं उनसे बनेगा। अब देखो ये जो कार्बनिक भाग है इसके अलग अलग लेवल पर इसकी अलग अलग पहचान होती है। जैसे तो अपन यहां पर लीटर बोलेंगे, एक डफ बोलेंगे और एक ह्यूमस बोलेंगे। तीनों कार्बनिक पदार्थ है, इनमें क्या अंतर है। आप तो समझो कि जैसे मान लो जंगल में तो पेड़ है,
अब इन पेड़ों से जैसे पत्तियां टूट टूट के गिरती है, पत्तियां हैं, पुष्पीय भाग है, अन्य शाखाएं वगैरह है। अब जैसे वो टूट के नीचे गिर रही है जंगल के अंदर, अब जैसे अपन गए और अपन ने उन टुकड़ों को आसानी से पहचान लिया कि ये इसकी पत्ती का भाग है या फिर इसके पुष्प का भाग है। इसका मतलब वो अभी लेटर वाली अवस्था है। ठीक, डफ जो है ये आंशिक अपघटित है, यानी वो जब पहचान रहे थे अपन तो वो लेटर था, लेकिन जब वो कुछ समय बाद, महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल बाद, वो ऐसी अवस्था में अभी वो पहचान नहीं सकते, अपघटित होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अर्ध अपघटित अवस्था है, आंशिक अपघटित बोल सकते हैं, और डफ अवस्था है। ह्यूमस तो क्या है, ये गहरा काला भूरा, ये ऐसा भाग है जो अपघटित हो गया, मिट्टी मिल चुका है, अब इसको पहचानना संभव नहीं है और ये काला भूरा हो गया। ठीक, देखो जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक जो पदार्थ है ये हैं पादप व जंतुओं के मृत शरीर, यह विभाग। अब ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये सरल कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं और इस क्रिया को कहा जाता है अपघटन। इस क्रिया को क्या बोलेंगे अपन? अपघटन की क्रिया बोलेंगे, जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक और अकार्बनिक में बदला जाएगा। ये क्रिया करने वाले होते हैं अप्रधानी केंचुए, इसके अलावा जीवाणुवीय व कवकीय एंजाइम, यानी जीवाणु और कवक जो है वो अपने एंजाइमों की सहायता से इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये था अपना ऑर्गेनिक पार्ट, कार्बनिक जो भाग है सोइल का। तो सोइल का जो कार्बनिक भाग है वो लेटर, डफ और ह्यूमस अवस्था में मिलेगा। ह्यूमस गहरा काला वाला भाग होता है। अब सोइल का लास्ट पार्ट बचा हुआ है अपने, सोइल की प्रोफाइल। देखो सोइल प्रोफाइल, सोइल प्रोफाइल को समझिए अपन। देखो सोइल प्रोफाइल में अपन सबसे ऊपर वाला जो भाग है, यानी कि आप समझो कि जैसे अपन कहीं से भी एक सोइल का पार्ट ले रहे हैं खुदाई करके, तो उसमें अपन को इस तरह से लेयर्स दिखाई देंगी। सबसे ऊपर वाला जो भाग है, सबसे ऊपर वाला जो भाग है ये लीटर है, इसको डक बोले। दोनों का मतलब मैंने भी बताई दिया था आपको। ऐसे नीचे ये है अक्षय चट्टान, ये है आंशिक अपक्षयित चट्टान, आर्बर रॉक है चट्टान, यानी कि अक्षय चट्टाने हैं, तो उसके ऊपर वाला भाग आंशिक अपक्षय चट्टानों का है। अब अपन देखें यहां पर कि ये वाला जो भाग है A1, ये वाला भाग है, इसको बोलते हैं ह्यूमिक
जोन, और ये गहरा काला क्षेत्र होता है। ठीक, इस ह्यूमिक वाले भाग में ह्यूमस जो होता है उसकी मात्रा मिनरल से ज्यादा होती है। ठीक, A2 वाला क्षेत्र है, इस A2 वाले क्षेत्र का ये हल्के रंग का क्षेत्र होता है और इसमें ह्यूमस से ज्यादा मात्रा मिनरल्स की होती है। बी वाला जो भाग है इसमें छोटे मृदाकण व मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम आदि। ठीक, यानी यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि ओनली मिनरल्स मिलेंगे, यहां पर कार्बनिक भाग नहीं मिलेंगे। ठीक, तो ये है अपने मृदा की एक प्रोफाइल। मृदा में लास्ट एक और पॉइंट पर देखें कि जो फसलों के लिए मृदा होती है, उपयुक्त मृदा, उसकी पीएच क्या होती है? तो उसकी पीएच होती है 5.5 6.5। उपयुक्त मृदा पीएच 5.5 से 6.5 होती है। इसी साथ ही मृदा टॉपिक आपका फिनिश होता है और लास्ट एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है जो 5 मिनट का टॉपिक है। देखो, अपन अजैविक कारक पढ़ रहे हैं, तो लास्ट अजैविक कारक है जल, वाटर। देखो, तापमान के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जीवों को जीवित रखने के लिए, वो है जल। अब जल में लवण की जो सांद्रता है, लवण की जो सांद्रता होती है वो है, जैसे सामान्य जल होता है, इसमें लगभग 5 से 10 ppb, और जो समुद्री जल होता है उसकी होती है 30 ppb, और जो अति लवणीय लवण है उनकी 100 ppb, इससे भी अधिक लवणीय सांद्रता होती है। पीपीटी का मतलब पार्ट पर 1000 में यहाँ पर पार्टिकल्स देखे जाते हैं कि प्रति 1000 वहां पर लवण की सांद्रता क्या है। तीन तो ये बातें आप ध्यान रखना। एक बात को ध्यान रखें कि ऐसे प्राणी जो लवण की अधिक परास को सहन कर सकते हैं वो कहलाते हैं यूरी हेलाइन, और जो लवणता की कम परास को सहन कर सकते हैं वो कहलाते हैं स्टेनो हेलाइन। और लास्ट, प्राणियों को लवणीय जो सांद्रता है उसकी समस्या का सामना करना पड़ता है। कैसे? जब अपन लवणीय जल के प्राणियों को अलवणीय जल में डाल देते हैं, जैसे मान लो ये अलवणीय जल, अभी अलवणीय जल से अपन प्राणियों को डाल दे कहां पर? लवणीय जल में, और लवणीय जल से अलवणीय जल में, तो उनको प्रासरणीय सांद्रता की समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही अलवणीय जल से अगर अपन लवणीय जल में लेके चले गए तो वो अल्पराश्रय से अतिप्राश्रय में पहुंच गया। ठीक, और अगर लवणीय जल वाले प्राणी को अगर अलवणीय जल में डाल देंगे तो वो अल्पराश्रय विलयन में पहुंच गया। इस समस्या को समझने के लिए आपको प्रासरणता आना चाहिए। प्रासरण,
प्राशन क्या है? जल के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना प्राशन कहलाता है। चलो इतना समझा जाए तो मैं पूरा समझा ही देता हूं। मान लो अपने पास में मछली, इस मछली को आपने लवणीय जल में डाल दिया, अल्पप्राशनीय विलयन में थी, इसको अपने पहुंचा दिया लवणीय जल में, तो अब इस मछली में प्राशन होगा, बताओ कौन सा? बहिर्प्राशन या अंतःप्राशन? यहां पर होगा बहिर्प्राशन, क्योंकि बाहर की सांद्रता ज्यादा है इसलिए बहिर्प्राशन होगा। अगर मैं यहां की मछली को यहां डाल दूं तो वो जिसके शरीर के अंदर की सांद्रता ज्यादा है और यहां आने के बाद बाहर की सांद्रता कम है, तो क्या होगा? अंतःप्राशन, वो मछली फूल जाएगी, फूल करके फट जाएगी और मर जाएगी। इसी के साथ आपके इकोसिस्टम के अजैविक जो कारक थे, चारों कारक, प्रकाश, नंबर 2 तापमान, नंबर 3 सोइल और नंबर 4 वाटर, चारों कंप्लीट हो गए। किसी के इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना आप लोग, ठीक? और आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो।